देखिए, महासागरों में बहुत तरह की धाराएँ होती है, ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा वगैरह। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे नामीबिया तट है, नामीबिया तट पर जो है आपको ठंडी जलधारा मिलेगी। इसको क्या बोलते हैं? बेंगुएला धारा। ठीक है ना। बेहतर हो कि सभी धाराओं को एक बार देख लिया जाए, ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा सभी को देख ली जाए। लेकिन ये जो प्रश्न है ना, इस प्रश्न के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। बेंगुएला धारा जलधारा किस तरह की है? ठंडी जलधारा। जहाँ पर ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा मिलती है वहाँ पे बड़े पैमाने पे फॉग बनता है और वहाँ पे मछलियाँ खूब मिलती है वहाँ पर। तो डागर बैच बैंक ऐसी जगह है जहाँ पे खूब मछलियाँ मिलती है। चलिए अब देखते हैं घास के मैदान। घास के मैदान जैसे ब्राज़ील है, ब्राज़ील में घास के मैदान को क्या बोलते हैं? तो कंपोस बोलते हैं। ठीक है, ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या बोलते हैं? कंपोस। ये एकाध आ ही जाता है, जैसे कि पंपास, अर्जेंटीना के घास मैदान को पंपास बोलते हैं, कंपोस बोलते हैं ब्राज़ील को, बेल्ट बोलते हैं दक्षिण अफ्रीका को, और डाउन्स बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया को। डाउन्स किसको बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। वेल्ड बोलते हैं दक्षिण अफ्रीका को, कंपोस बोलते हैं ब्राज़ील को, और पंपास बोलते हैं अर्जेंटीना को। एक आध जो है ना आपको कभी ना कभी एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। अब देखिए शुष्क भूमि की क्या परिभाषा है। जैसे भारत में शुष्क भूमि है, शुष्क भूमि कृषि की क्या परिभाषा है? तो वहाँ पर जो वर्षा होगी वो 75 सेंटीमीटर से कम होगी। जो बारिश 75 सेंटीमीटर से कम होगी उसको क्या बोलेंगे? शुष्क भूमि बोलेंगे। शुष्क भूमि कृषि कहाँ होती है? तो राजस्थान के कई क्षेत्रों में होती है शुष्क भूमि कृषि। यहाँ बारिश कितनी होती है? 75 सेंटीमीटर से कम होती है। देखते हैं थार मरुस्थल को। ठीक है ना। थार मरुस्थल तक पानी कैसे जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर से जाता है। और बराज कौन सा है? तो हड़ीके बराज है, पंजाब के फिरोजपुर में है। किस नदी पर पड़ता है? सतलज नदी पर है। एक ही जगह से आपको हमने पूरे क्वेश्चन का जो है सार बता दिया। अगर कहीं से भी प्रश्न इस तरह का आता है तो कोई समस्या नहीं है। जैसे कि देखिए थार मरुस्थल तक पानी कैसे जाता है? इंदिरा गांधी नहर से जाता है। इंदिरा गांधी नहर जो है वो किस बैराज से वहाँ पे पानी जाता है? तो हड़ीके बैराज से जाता है। कौन सी नदी पर है? तो सतलुज नदी पर है। सतलुज नदी कहाँ पर है? तो पंजाब के फिरोजपुर में। चलिए अब देखते हैं दंडकारण्य को। ठीक है ना। दंडकारण्य कहाँ पर है? तो विंध्याचल से गोदावरी तक। दंडकारण्य कहाँ तक है? तो विंध्याचल से गोदावरी तक है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है वो दंडकारण्य है। गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है ना। और यहाँ से इंद्रावती और सबड़ी की धाराएं यहीं पर आपको मिल जाएगी। तो दंडकारण्य कहाँ है? तो विंध्याचल से गोदावरी तक। क्यों मशहूर है? रेड कॉरिडोर को लेकर के। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नक्सली हैं इसलिए। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र दंडकारण्य है। गोदावरी नदी के किनारे पड़ता है दंडकारण्य। इंद्रावती, सबड़ी सहायक नदी। आगे बढ़ते हैं। मणिपुर घाटी, संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोग मैतेई। मणिपुर घाटी में है क्या है? संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोग हैं जिसको मैतेई कहते हैं। तो मैतेई ट्राइब्स जो है कहाँ मिलता है? तो मणिपुर घाटी में। मणिपुर घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोग हैं मैतेई। अनुसूचित ही नहीं है। ठीक है ना। जाने दीजिए, अनुसूचित जाति है ना अनुसूचित जनजाति है। तो गैर अनुसूचित है लोग कौन है? तो मैतेई हैं। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। जवाहर सुरंग नज़दीक है। जवाहर सुरंग नज़दीक है बनिहाल दर्रा के। जवाहर सुरंग नज़दीक है बनिहाल दर्रा के। अब देखिए दियारा भूमि को छोड़ दीजिए। दियारा भूमि में क्या महत्वपूर्ण है दिया, इसको लेकर के मैं फिर अलग से व्याख्या दूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अमरकंटक है। ठीक है ना। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक। उत्तरी भाग से सोन नदी निकलती है। अमरकंटक जो है मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक। उत्तरी भाग से सोन नदी निकलती है। 730 किलोमीटर चल के दानापुर के पास गंगा में मिल जाती है। आ गया ना बिहार का एंगल यहाँ पर। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक। उत्तरी भाग से सोन नदी निकलती है। 730 किलोमीटर की दूरी तय करके दानापुर के पास ये गंगा में मिल जाती है।
343 अनुच्छेद 343 देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है। कहीं पे राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं लिखी हुई है। 343 अनुच्छेद जो है वो देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता प्रदान करती है। जैसे आपातकाल, आपातकाल कितने दिनों के लिए लगाया जा सकता है? तो 6 महीने के लिए। आपातकाल जो है वो 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है। राज्यों में आपातकाल हमेशा लगा दिया जाता है। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। इसके बाद इलेक्शन हो जाना है। संसद का व्यय नियंत्रक कौन है? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। संसद का व्यय नियंत्रक होता है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। संसद का व्यय नियंत्रक कौन है? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। अभी नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कौन है? मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अभी। अब देखिए, यूएसए की बहुत सारी देन है। हम लोग सारी देनों को देखेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण देन है वो है जनहित याचिका। जो जनहित याचिका है वो किसकी देन है? तो यूएसए की देन है। यूएसए की देन कौन है? जनहित याचिका। संविधान संशोधन प्रावधान जो है भाग 20 में है अनुच्छेद 368 के तहत। संविधान संशोधन प्रावधान जो है भाग 20 में है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत है ये। मैनेज डर्ट फ्लोर क्या है? तो विनिमय दर व्यवस्था है। मैनेज डर्ट फ्लोर क्या है? तो ये विनिमय दर व्यवस्था है। भारत सरकार की प्रतिभूतियां खरीद सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत सरकार की प्रतिभूतियां खरीद सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्यक्ति वित्त प्रतिष्ठान और व्यक्ति वित्त प्रतिष्ठान। भारत सरकार की प्रतिभूतियां खरीद सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कोई व्यक्ति और वित्त प्रतिष्ठान। ठीक है ना, ये 3 चीज़ें हैं, 1 2 3। भारत सरकार की जो भी प्रतिभूतियां होती है उसको खरीद सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, खरीद सकता है व्यक्ति, खरीद सकते हैं या वित्त प्रतिष्ठान इसको खरीद सकता है। आरबीआई मुद्रास्फीति सूचकांक मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए एंकर के रूप में उपयोग। सीपीआई जो होता है वो संयुक्त के लिए। आरबीआई जो है वो मुद्रास्फीति सूचकांक के लिए उत्तरदायी है। मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए एंकर के रूप में उपयोग होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स संयुक्त रूप से। अब ये देखिए, टूरिस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे टूरिज्म होता है, टूरिज्म का क्या मतलब हुआ? तो टूरिज्म का मतलब हुआ, अगर इकोनॉमिक्स के टर्म में देखें तो इसका मतलब हो गया एक्सपोर्ट। ठीक है ना। टूरिस्ट जो आते हैं ना वो यहाँ पे आके कुछ ना कुछ सामान खरीदते हैं तो उससे कुछ ना कुछ इनकम होती है। तो टूरिज्म का मतलब हो गया एक्सपोर्ट यानी किसी चीज़ का निर्यात। तो टूरिज्म को बढ़ावा इसलिए देती है सरकार की, एक तरह से निर्यात है वो। केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया केंद्रीय अनुदान राजस्व व्यय कहलाता है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्तियों के विकास के लिए दिया गया केंद्रीय अनुदान राजस्व व्यय कहलाता है। तो राजस्व व्यय में क्या शामिल हो गया? चलिए एक चीज़ और देखते हैं कि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र से बिक्री से प्राप्त हुई राशि जो है वो भारत का सार्वजनिक खाता में इसको जाएगा। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र से बिक्री से प्राप्त हुई राशि कहाँ जाएगी? तो भारत का सार्वजनिक खाता में ये जाएगी। भारत सरकार का राजकोषीय घाटा कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति है। भारत सरकार का राजकोषीय घाटा क्या है? कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति है। बढ़ाने वाली हो तो ज़्यादा अच्छा रहता। कर्ज बढ़ाने वाली पूंजीगत प्राप्ति है भारत सरकार का राजकोषीय घाटा। जीएसटी राजस्व तटस्थ कर दर है। जीएसटी क्या है? राजस्व तटस्थ कर वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर राजस्व जीएसटी से पहले के समान रहे। वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर राजस्व जीएसटी से पहले के समान रहे। कृषि फसल वर्ष की बात करें तो कृषि फसल वर्ष कब होता है? तो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। आरबीआई का कैलेंडर कब चलता है? 1 जुलाई से 30 जून तक। रोहतास साक्षरता की बात करें तो रोहतास में साक्षरता है 75.59। अब ये बताइए कि ये राष्ट्रीय जो डेटा है उससे ज़्यादा है, कम है या इक्विवेलेंट है? तो रोहतास में साक्षरता कितनी है? 75.59%। बिहार में लोकोमोटिव कारखाना, ये क्या है? मल्टीनेशनल कंपनी है, GEN अल्स्टॉम।
GEN अल्स्टॉम। बिहार में लोकोमोटिव कारखाना जो MNC है वो कौन है? GEN अल्स्टॉम। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना बक्सर जिला के रानीपुर में की गई है। कपिलांश उद्योग की स्थापना बक्सर जिला के रानीपुर में की गई है। सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किसने की थी? तो IS रामचंद्र सिन्हा ने। सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना की है IS रामचंद्र सिन्हा ने। बिहार का लीची उत्पादन भारत के उत्पादन का 74% है और सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन यही होता है भारत में। वो बिहार में भी कहा, मुजफ्फरपुर साइड में। 1893 में फराजी आंदोलन के विरोध में ताईयूनी आंदोलन चला था। किसने चलाया था? तो जौनपुर के किरामत अली ने। 1893 में फराजी मतलब कि देखिए, हाजी शरीयतुल्लाह के जो अनुयायी थे ये फराजी थे। तो फराजी आंदोलन के विरोध में ताईयूनी आंदोलन चला था। कहाँ? और ताईयूनी आंदोलन चला था कहाँ? तो जौनपुर के किरामत अली के नेतृत्व में। अब देखते हैं राजा राममोहन राय का। तो अपने आप में ये बहुत इंसाइक्लोपीडिया है डॉक्टर राजा राममोहन राय। जैसे इनका कब्र कहाँ है? इनका कब्र कहाँ है? तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल में है। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनकी कब्र है। जानकारी भर दीजिए, मतलब इस तरह से डायग्राम बना के। तो राजा राममोहन राय की पहली पुस्तक थी तुहफत उल मुवाहद्दीन। पहली पुस्तक थी तुहफत उल मुवाहद्दीन, ठीक है। और इन्होंने बंगदूत, मिरात उल अखबार, संवाद कौमुदी, ब्राह्मणिकल मैगजीन, ये सब इन्होंने प्रकाशित किया खुद ही। बंगदूत, मिरात उल अखबार, संवाद कौमुदी, ब्राह्मणिकल मैगजीन। राजा राममोहन राय से संबंधित बहुत सारी बातें हैं। जैसे कि अगर हम लोग आगे देखें तो इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर II ने इनको राजा की उपाधि दी थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलके इन्होंने जो है सती प्रथा का उन्मूलन किया, एक पूरा कानून बनवाया और सती प्रथा को पूरा बैन किया इन्होंने। और ब्रह्म समाज की स्थापना की और बहुत सारे काम किए। तो ये भी ज़रूरी है देख लेना। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, ये अपने आप में मतलब बहुत है। जो भी पुनर्जागरण के भारत के पिता कहे जाते हैं राजा राममोहन राय। तो इस तरह का डायग्राम में इन सब चीज़ों को आप चाहें तो बना करके आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। आगे देखते हैं। सर सैयद अहमद खां के कटु आलोचक थे जमालुद्दीन अफ़गानी। सर सैयद अहमद खान के कटु आलोचक थे जमालुद्दीन अफ़गानी। सर सैयद अहमद खां अपने आप में बहुत बड़े नाम है और इनके कटु आलोचक थे जमालुद्दीन अफ़गानी। अब लॉर्ड कर्जन को देखते हैं। भाई ये इनसे तो प्रश्न बनता है हमेशा ही। तो 1904 में लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया। कर्जन ने बहुत सारे बेहतरीन काम भी किए हैं। कई बार हम एज ए इंडियन उनसे चिढ़ते भी हैं, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने जो काम किए हैं 1904 में, तो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट इन्होंने पास किया है। 1909 की बात करें तो 1909 में पंजाब हिंदू सभा एस्टेब्लिश्ड हुई। 1909 में पंजाब हिंदू सभा एस्टेब्लिश्ड हुई। अवध में एका आंदोलन था। एका आंदोलन कहाँ मनाया गया था? अवध में। एका आंदोलन का क्षेत्र कौन सा था? तो अवध। एका आंदोलन का क्षेत्र था अवध। वे थी जमींदारों द्वारा कृषक के मांगे गए बेगार या अवैध उपकर। वेथी क्या होता है? तो जमींदारों द्वारा कृषक के मांगे गए बेगार या अवैध उपकर। ज़बरदस्ती कुछ वसूली जो होता था उसको वेथी बोलते थे। तो वेथी क्या था? तो जमींदारों द्वारा कृषक के मांगे गए बेगार या अवैध उपकर। अब देखते हैं गोल्डन लीग संस्था। गोल्डन लीग संस्था कहाँ है? देवघर में। बायकाट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में ये था। गोल्डन लीग संस्था कहाँ था? देवघर में। ये किस लिए था? तो बायकाट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में। गोल्डन लीग संस्था था देवघर में। बायकाट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में यह संस्था बनाई गई थी, गोल्डन लीग संस्था।
द बिहार हेराल्ड। द बिहार हेराल्ड क्या है? पटना से प्रकाशित हुआ। ये फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर था जो पटना से प्रकाशित हुआ था, द बिहार हेराल्ड। देखिए 1928 में रविदास सभा स्थापित हुई और महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो जगजीवन राम का। कहाँ? तो बिहार में। आप देखिए एक तरह से क्या था, जो जैसे चमार जाति है तो उनका जो है रविदास से उनका जो है काफ़ी लगाव उनको महसूस होता है। जैसे ऐसा मानते हैं कि रविदास जो भी थे वो भी मोची थे, है ना। कई बार यूपीएससी ने प्रश्न भी इसके ऊपर में पूछा है। तो वैसे तो काफ़ी सभी के लिए सम्माननीय है रविदास। और रविदास सभा 1928 में बिहार में स्थापित हुई थी। स्थापना में जगजीवन राम का अहम रोल था। अब बात करते हैं तवान। तवान क्या होता है? क्षतिपूर्ति कर किसानों को देना पड़ता नील नहीं उगाने पर। तवान जो था क्षतिपूर्ति कर था, किसानों को देना पड़ता नील नहीं उगाने पर। तवान देना पड़ता था किसानों को अगर वो नील की खेती नहीं करते थे, तो एक तरह का वो जुर्माना था। 1835 पहला जिला स्कूल खुला पटना में। 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खुला? तो ये खुला पटना में। पहला जिला स्कूल खुला पटना में कब? 1835 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको लेकर के बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है। यहाँ पे भी आप कुछ और जोड़ सकते हैं, यहाँ भी जोड़ सकते हैं, यहाँ भी जोड़ सकते हैं। पटना नगर पालिका के चेयरमैन रहे थे, ये बहुत कम लोगों को पता है और एक बार बीपीएससी ने पूछा भी था, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जितने डायमेंशंस को टच करते हैं, सारे डायमेंशंस को एक बार देख लेना, समझदारी रहेगा। अब बात करते हैं रेगिस्तान में अपघर्षण के फलस्वरूप क्या बनता है? तो मशरूम सेल बनता है। देखिए बीपीएससी ने अपने क्वेश्चंस का जो बैंक है ना उसको चेंज नहीं किया हुआ है। अगर हम सारे प्रश्नों को अगर देख लेते हैं बीपीएससी के, तो वो हमारा गेस हो जाएगा। वहाँ से हमें क्वेश्चन स्टैटिक जीके में आएगा ही आएगा। करंट के लिए मैं अलग से गेस देना शुरू करूँगा और जल्दी देना शुरू करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सक्रोलॉज कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर है। सक्रालोज जो है वो कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर है। सक्रालोज जो है कुकिंग ताप, अब कुकिंग ताप कितना होता है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर है। अब देखते हैं हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी काफ़ी चर्चा में था। अभी तो कोरोना हो सकता है कि पूछा जाए कि कोरोना से संबंधित प्रश्न। तो हेपेटाइटिस बी में विषाणु का उद्भव काल कितना होता है? तो 30 से लेकर 180 दिन का होता है। निःश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है तो गुंबदाकार हो जाता है। निःश्वसन के समय में डायफ्राम हो जाता है कैसा? गुंबदाकार। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। ऑडियोमीटर में, ऑडियोमीटर में क्या मापते हैं? ध्वनि की तीव्रता। बल जो है, बल का क्या है? न्यूटन एंड दूरी मीटर। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन दूरी मीटर। किया गया कार्य जो है जूल में मापते हैं। जस्ता और तांबा को मिला देते हैं तो पीतल बन जाता है हमारा। जस्ता और तांबा को मिलाइएगा तो क्या बनेगा? पीतल बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब एक लोहे का विशुद्धतम रूप क्या है? लोहे का विशुद्धतम रूप क्या है? तो वह है दो तरह का था, ढलवा लोहा होगा या पिटवा लोहा होगा, मतलब कंफ्यूज कर देते हैं एकदम। लोहे का विशुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। तो लोहे का विशुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। पहला रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय वडोदरा में खोला गया। ये तो करंट में भी पूछा गया था बहुत बार। टर्निंग प्रोमिसेस इनटू एक्शन, जेंडर इक्वलिटी इन द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये यूएन वीमेन की ये थीम रही है। अभी चूँकि 2030 नहीं आया है तो ये अभी भी काम का है। टर्निंग प्रोमिसेस इनटू एक्शन, जेंडर इक्वलिटी इन द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। विश्व का प्रथम लिंग महोत्सव साहित्य आयोजित किया गया था पटना में। ये पहली बार हुआ था तो ये महत्वपूर्ण है। विश्व का प्रथम लिंग महोत्सव साहित्य आयोजित किया गया था पटना में। तो आज के लिए भी ये प्रासंगिक है।
अब देखिए मैंने एक भद्दी सी डायग्राम बनाया है, जैसे कि प्रदोत, चंड प्रदोत इसको बोलते हैं। चंड प्रदोत कौन था? अवंती का राजा था, ठीक है ना। अब ये चंड प्रदोत अवंती का राजा था। अवंती काफ़ी बड़ा क्षेत्र था, काफ़ी बड़ा राज्य था। अब इसको पांडु रोग हो गया था, तो जीवक वैद्य को भेजा था बिंबिसार ने इसकी इलाज के लिए। तो ये सारे डायमेंशंस को जो है ना बीपीएससी अलग अलग समय में कवर करती है। जैसे चंड प्रदोत कौन था? अवंती का राजा था, और बाकी चीज़ें हैं उसको भी ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हून राजा तोड़मान औलिका राजा से हारा था। हून राजा तोड़मान जो है, हून राजा तोड़मान प्रकाश धर्मन औलिका राजा से हारा था। सबके नोट्स भी बनाते चलिए। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माता था राजराज फर्स्ट। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माता कौन था? तो ये था राजराज वन। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा पराजित हुआ 1178 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा पराजित हुआ 1178 ईस्वी में। रिहला इब्न बतूता का वृत्तांत है। रिहला जो है इब्न बतूता का वृत्तांत है। इब्न बतूता जो था वह मोरक्को का यात्री था। रिहला लिखा है इब्न बतूता ने, और ये उसका यात्रा वृत्तांत है। और ये इब्न बतूता कहाँ का था? तो ये मोरक्को का यात्री था। अब इसमें गाना भी आप याद रखिए, इब्न बतूता पहन के जूता, चलता है तो करता है चुर। आगे बढ़ें। 1829 में सती प्रथा निषेध कानून लागू हुआ था। राजा राममोहन राय वाले सेक्शन में आप इसको जोड़ के बढ़िया नोट्स बना सकते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1938 में वीडी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। विनायक दामोदर सावरकर काफ़ी कंट्रोवर्शियल आदमी है, कुछ लोग उनको विलेन मानते हैं, कुछ लोग हीरो मानते हैं। 23 मार्च 1942 को स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचे थे। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आया था ना, तो स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचे थे 23 मार्च 1942 को। तो कुछ चीज़ें जो इतिहास बनाती है उसके डेट्स याद रखने मजबूरी हैं। 16 जुलाई 1947 को इंग्लैंड कोर्ट्स सदन भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ। 16 जुलाई 1947 को इंग्लैंड लॉर्ड सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ। ये लॉर्ड्स है, मैंने कोर्ट्स पढ़ दिया, गलती से हो जाता है, खुद की हैंड राइटिंग भी कभी कभी दिक्कत पैदा करती है। तो 16 जुलाई 1947 को इंग्लैंड लॉर्ड्स सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ। इंग्लैंड में एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, ठीक है ना, वो जो कह देते हैं समझिए वही फाइनल है। तो 16 जुलाई 1947 को इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ। इंग्लैंड का रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो बोलती है उसी को सब कुछ माना जाता है। 15 वर्ष में बिंबिसार सिंहासन पर बैठा महावंश के अनुसार। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि बिंबिसार किस उम्र में सिंहासन पर बैठा, तो 15 वर्ष की उम्र में बिंबिसार सिंहासन पर बैठा था महावंश के अनुसार से। महावंश ये कहता है कि बिंबिसार जो है ना वो 15 वर्ष की उम्र में जो है सिंहासन पर बैठा था। बराबर श्रृंखला स्थित गोरखगिरी खारवेल द्वारा विजित की गई थी। बराबर श्रृंखला स्थित गोरखगिरी खारवेल द्वारा विजित की गई थी। बराबर श्रृंखला कहाँ पर है? गया जहानाबाद क्षेत्र में पड़ता है ये। इसमें स्थित गोरखगिरी खारवेल द्वारा विजित की गई थी। छब्बीस जून 1539 चौसा में एक युद्ध हुआ था। 26 जून 1539 को समझिए कितनी गर्मी पड़ी होगी। चौसा में एक युद्ध हुआ था, शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था, ठीक है ना। हुमायूं ने जो युद्ध लड़ा है वो कौन सा लड़ा है? देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। हुमायूं ने जो युद्ध लड़ा है वो लड़ा है देवरा, चौसा, है ना, देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। ये हुमायूं के लड़े गए युद्ध का एकदम सही क्रम है। हुमायूं ने जो युद्ध लड़ा है उसका ये सही क्रम है। तो 26 जून 1539 को चौसा में युद्ध लड़ा गया था। शेरशाह और हुमायूं के बीच में युद्ध लड़ा गया। जाहिर सी बात है जीता कौन होगा? शेरशाह ही जीते होंगे।
1759 ईस्वी में अली गौहर का बिहार अभियान समाप्त हो गया। अली गौहर ने बिहार अभियान जो चालू किया था वो 1759 ईस्वी में इसका ये अभियान खत्म हो गया। 1929 में देखते हैं बिहार में किसान सभा आंदोलन का प्रारंभ हुआ। 1929 में बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में 1929 में बिहार में किसान सभा आंदोलन का प्रारंभ हुआ स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में। मेंस के लिए भी आपको ये अच्छे से देखना होगा। 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां ने बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। 1733 ईस्वी को अलीवर्दी खां को बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। बाद में अलीवर्दी खां नवाब बने थे, वो अलग केस है, लेकिन 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। अब देखते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ पर हैं। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या वो पंजाब में है, इसलिए चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर है हिमाचल प्रदेश में 25.2%, पश्चिम बंगाल में 23.5%, उत्तर प्रदेश में 20.7%, हरियाणा में 20.2%। अब सर्वाधिक अनुसूचित जाति परसेंटेज वाइज पंजाब में सबसे ज़्यादा है, लेकिन संख्या वाइज कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ही 20 करोड़ के पास है। तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या देखें तो मिजोरम में सर्वाधिक है 94.4%, नागालैंड में 86.5%, मेघालय में है 86.1%, अरुणाचल प्रदेश में 68.5%, मणिपुर में है 35.1%। तो चलिए एकदम इन सब को फैक्ट फिगर्स को घोटते रहिए। ये सारे गेस प्रश्न हैं, आपको एग्जाम में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अदर चीज़ें भी पढ़ते रहिए और रिसोर्सेज से ही पढ़िए, लेकिन इसको देख के जाइएगा ना तो ये है कि यहाँ से आपको सीधा डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।